नमस्ते। मैं हूं आपका एआई टीचर और स्वागत है हमारे YouTube चैनल नोटबुक एलएम क्लासेस में। यहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं बल्कि उन्हें सुनाते हैं। और अपनी कल्पना की शक्ति से उन्हें महसूस कराते हैं। आज हम 12th बिहार बोर्ड के हिंदी विषय की किताब दिगंत भाग 2 के गद्य खंड की एक गहरी पड़ताल, एक डीप डाइव शुरू करने जा रहे हैं। इसमें कुल 13 चैप्टर है और हमारा मिशन सिर्फ सारांश बताना नहीं है, बल्कि इन कहानियों, इन निबंधों और एकांकियों की आत्मा को समझना है। अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं सुने हैं तो पहले उसे जरूर सुने। तो चलिए आज की पड़ताल शुरू करते हैं। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे लेखक की दुनिया में उतर रहे हैं जो बाहर से जितने शांत और गंभीर थे, उनके अंदर की दुनिया उतनी ही आप कह सकती हैं बेचैन थी, उथल-पुथल से भरी हुई थी। हम बात कर रहे हैं मलयज की। बिल्कुल। वैसे उनका असली नाम भरत जी श्रीवास्तव था। हमारे सामने उनकी डायरी के कुछ अंश हैं और आज हमारा मकसद सिर्फ उनके लेखन को समझना नहीं बल्कि उस इंसान को महसूस करना है जो जो अपनी पूरी जिंदगी एक गंभीर बीमारी से लड़ता रहा और फिर भी जीवन के यथार्थ पर इतनी गहराई से सोचता रहा। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि मलयज का जीवन बहुत लंबा नहीं था। 1935 में जन्म और सिर्फ 47 साल की उम्र में 1982 में निधन हो गया। सिर्फ 47 साल? हाँ, और इस छोटी सी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने एक क्षय रोग यानी टीबी से जूझते हुए बिताया। लेकिन उनकी असली पहचान बनी उनकी डायरी, जिससे उन्होंने सोचिए 16 साल की उम्र से लिखना शुरू किया और लगभग अपनी मृत्यु तक लिखते रहे। हाँ, तो ये डायरी महज एक किताब नहीं है, ये उनके 32 साल के संघर्ष और चिंतन का एक जीवंत दस्तावेज है। बिल्कुल। और उनके बारे में कहा भी जाता है कि वे अंतर्मुखी और एकांत प्रिय थे। तो आज की हमारी ये पड़ताल इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेगी कि कैसे एक एकांत में रहने वाला व्यक्ति अपने अंदर एक इतना मुखर दार्शनिक और दहकता हुआ संसार बसाए हुए था। और इसकी शुरुआत करते हैं उनकी डायरी के बारे में, उनकी अपनी एक बहुत ही चौंकाने वाली धारणा से। हाँ, वो धारणा जो डायरी के बारे में हमारी जो आम सोच है उसको पूरी तरह से पलट देती है। उन्होंने लिखा है, डायरी लेखन मेरे लिए एक दहकता हुआ जंगल हो, एक तप्त व सोखता नहीं। डायरी मेरे कर्म की साक्षी हो, मेरे संघर्ष की प्रवक्ता हो। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा तो मैं सच में रुक गई। डायरी को दहकता हुआ जंगल कहना, हाँ, ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे वो कोई जंग लड़ रहे थे, ना कि अपनी निजी भावनाएं लिख रहे थे। आमतौर पर तो डायरी एक शांत कोना होती है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही मलयज के लेखन का केंद्रीय बिंदु है। हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए डायरी एक शरण है, एक आरामगाह है, जहां हम दुनिया से छिपकर अपने मन की बात लिखते हैं। हाँ, एक सेफ स्पेस। एग्जैक्टली। लेकिन मलयज उसे सोखता या शरण नहीं मानते। उनके लिए डायरी एक रणभूमि है। दहकता हुआ जंगल का मतलब है एक ऐसी जगह जहां सब कुछ जल रहा है, बदल रहा है, जहां ठहराव नहीं है। मतलब एक बेचैनी है, एक निरंतर बेचैनी और ऊर्जा है। यह शांति की जगह नहीं, संघर्ष का मैदान है। और वो आगे कहते हैं कि डायरी उनके कर्म की साक्षी और संघर्ष की प्रवक्ता हो। ये जो कर्म शब्द है, ये यहाँ बहुत महत्वपूर्ण लगता है मुझे। मतलब डायरी लिखना उनके लिए कोई खाली समय का काम नहीं था। नहीं, ये अपने आप में एक एक्शन था, एक काम था। बिल्कुल। और ये उनके जीने के तरीके का ही एक हिस्सा था। ये उनकी जिजीविषा यानी जीने की जो प्रबल इच्छा होती है, जिजीविषा, उसका सबूत था। सोचिए, बीमारी से जूझते हुए, शारीरिक कष्ट सहते हुए, डायरी लिखना उनके लिए इस बात का प्रमाण था कि वो जिंदा हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। डायरी सिर्फ भावनाओं का रिकॉर्ड नहीं थी, बल्कि उनके होने का, उनके लड़ने का माध्यम थी। और ये उन्होंने 32 सालों तक किया। ये कोई शौक नहीं हो सकता। कोई नहीं सकता। ये सांस लेने जैसी जरूरत बन जाती है। और इसी संघर्ष के बीच से उनके दर्शन का सबसे दिलचस्प पहलू निकल कर आता है। 10 मई 1978 की एक एंट्री में मुझे एक ऐसी पंक्ति मिली जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। वो लिखते हैं, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, पर अगर इस पर सोचा जाए तो ये हमारे जीवन को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। बिल्कुल, ये मलयज के चिंतन का सार है। इसी एक वाक्य में उनका पूरा दर्शन छिपा है। वो यहाँ यथार्थ को दो हिस्सों में बांट कर देख रहे हैं। एक है भोगा हुआ यथार्थ
और दूसरा है रचा हुआ यथार्थ। अच्छा, और इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है वही जीवन को अर्थ देता है। तो इसे थोड़ा और खोलते हैं। भोगा हुआ यथार्थ का मतलब हुआ वो सब कुछ जो हमारे साथ दिन भर में होता है, जैसे मेरा ऑफिस जाना, किसी से बात करना, कोई खबर पढ़ना, ये सब एक तरह का कच्चा माल। बिल्कुल। भोगा हुआ यथार्थ वो सब है जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, जो देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं। ये बस घटनाएं हैं जो हमारे साथ घट जाती हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली जादू तब शुरू होता है जब रचा हुआ यथार्थ सामने आता है। और रचा हुआ यथार्थ वो है जब मैं उस कच्चे माल को कोई रूप देती हूँ। जैसे जब मैं दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचती हूँ या किसी दोस्त को उसके बारे में बताती हूँ या फिर डायरी में लिखती हूँ। हाँ, तो मैं उसे एक कहानी, एक अर्थ दे रही होती हूँ। क्या यही रचना है? आपने बिल्कुल सही समझा। रचना का मतलब है भोगे हुए अनुभव को अर्थ देना। जब हम ऐसा करते हैं तो हम सिर्फ यथार्थ के भुक्तभोगी नहीं रह जाते, हम उसके रचयिता बन जाते हैं। वाह। और मलयज कहते हैं कि इन दोनों के बीच एक लेन देन का रिश्ता है, एक द्वंद्वात्मक रिश्ता। मैं जो रचता हूँ, जो लिखता हूँ, वो दूसरों के लिए एक भोगा हुआ यथार्थ बन जाता है। अच्छा, और दूसरे जो रचते हैं वो मेरे लिए। इसी संवाद और लेन देन से समाज, संस्कृति, रिश्ते सब बनते हैं। इसीलिए रचना सिर्फ एक कलात्मक काम नहीं है, ये एक नैतिक कर्म है। वाह, ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। मतलब कि हम सिर्फ अपनी जिंदगी के किरदार नहीं है, हम उसके लेखक भी हैं, हर पल, हर बातचीत में। हर पल। और इसी बात को शायद और साफ करने के लिए उन्होंने लिखा कि हर भोगा हुआ क्षण रचना नहीं बन जाता, वो तो बस मिट्टी में दबा भविष्य है। क्या बात है। जैसे बीज में पूरा पेड़ छिपा होता है, वैसे ही अनुभव में रचना की संभावना छिपी होती है। और लेखक या कलाकार का काम उसी संभावना को बाहर निकालना है। और मलैज की डायरी इसी प्रक्रिया का सबसे सुंदर, सबसे प्रामाणिक उदाहरण है। वो अपने हर छोटे बड़े अनुभव से यथार्थ को रचते हुए दिखाई देते हैं। ये रचने वाली बात सुनने में तो बड़ी गहरी लगती है, लेकिन असल जिंदगी में दिखती कैसे है? मुझे उनकी रानीखेत वाली एक एंट्री याद आ रही है जहां वो पेड़ों के कटने के बारे में लिखते हैं। वो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है ना? बिल्कुल। 14 जुलाई 1956 की वो एंट्री वो दिखाती है कि कैसे एक साधारण घटना को एक असाधारण अनुभव में बदला जा सकता है। हाँ, वो लिखते हैं कि मिलिट्री छावनी के लिए ईंधन चाहिए, इसलिए सुबह से पेड़ काटे जा रहे हैं। ये तो एक मामूली खबर हो सकती थी। एक तथ्य है बस। हाँ, लेकिन मलयज इसे ऐसे नहीं देखते। वो उन कटते पेड़ों की आवाज में एक समूह का रुदन सुनते हैं, एक अवसाद महसूस करते हैं। वो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि पेड़ कट रहे हैं, वो उनका दर्द महसूस कर रहे हैं, उनकी भाषा सुन रहे हैं। ये बहुत मार्मिक है। यही है यथार्थ को रचना। देखिए, घटना एक है, पेड़ों का कटना, ये हुआ भोगा हुआ यथार्थ। लेकिन मलयज ने अपनी संवेदना से उसे एक गहरा मार्मिक अनुभव बना दिया। उन्होंने एक सूचना को एक संवेदना में बदल दिया। ये है रचा हुआ यथार्थ। और ये बाहर के शोर को अपने अंदर के खालीपन से जोड़कर देख रहे हैं। हाँ। और उसी एंट्री में वो एक और बात कहते हैं जो मुझे थोड़ी उलझी हुई लगी थी। वो लिखते हैं कि एक कलाकार के लिए आग बहुत जरूरी है, लेकिन वो आग खुद ठंडी होती है। आग और ठंडी, ये कैसे हो सकता है? ये तो विरोधाभासी है। ये रचनात्मक प्रक्रिया का बहुत ही सुंदर वर्णन है। रचना के लिए आपको जुनून चाहिए, तीव्रता चाहिए, एक तड़प यानी आग चाहिए। आपको अपने अनुभव को बहुत गहराई से महसूस करना होता है। लेकिन जब आप उसे रचने बैठते हैं, उसे शब्द या रूप देते हैं, तब आपको एक तरह की तटस्थता, एक दूरी, एक लेजिंग यानी ठंडक की जरूरत होती है। अच्छा। अगर आप सिर्फ भावना में बहते रहेंगे तो उसे सही आकार नहीं दे पाएंगे। तो ये एक ही समय में जलने और शांत रहने की प्रक्रिया है। कमाल है। मतलब जुनून भी चाहिए और नियंत्रण भी। फिर कौसानी की एक एंट्री है 4 जुलाई 1962 की। वो दिन भर की ऊब और इंतजार के बारे में लिखते हैं। कोई चिट्ठी नहीं आई, डाकिया भी नहीं आया, मन भारी है। ये एक बहुत ही आम खाली अनुभव है जिससे हम सब कभी न कभी गुजरते हैं। हाँ, लेकिन इस खालीपन में भी मलयज एक संभावना खोज लेते हैं। वे इस ऊब से हारते नहीं हैं, वे इससे भी रचते हैं। वे लिखते हैं कि ऐसे में लगता है जैसे परिवेश एक मिटा हुआ अक्षर है और उस मिटे हुए अक्षर के बीच से एक नया शब्द उभर रहा हो। वे अपनी हर मानसिक स्थिति, चाहे वो अवसाद हो या ऊब,
उसे रचनात्मक प्रक्रिया से जोड़कर देखते हैं। खालीपन उनके लिए अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की संभावना है। यह दिखाता है कि उनका मन कभी खाली नहीं बैठता था। वो हर पल, हर अनुभव को एक अर्थ देने की कोशिश में लगा रहता था। पर इतना कुछ रचने के बाद भी वो लिखते हैं कि डायरी लिखना बहुत मुश्किल काम है। 11 जून 1978 की एंट्री में वो कहते हैं कि डायरी लिखना इसलिए मुश्किल है क्योंकि डायरी में शब्दों और अर्थों के बीच तटस्थता कम रहती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत गहरा है। जब हम कोई रिपोर्ट या कोई अकादमिक लेख लिखते हैं तो शब्दों का एक तय वस्तुनिष्ठ अर्थ होता है, वे सूचना देते हैं। हाँ, लेकिन डायरी में शब्द सिर्फ सूचना नहीं देते, वे लेखक की भावनाओं से, उसकी पीड़ा, उसकी खुशी, उसके पूरे अस्तित्व से जुड़े होते हैं। वे तटस्थ या न्यूट्रल नहीं रह पाते। शब्द और अर्थ का रिश्ता यहाँ बहुत निजी और अस्थिर होता है। और वो आगे लिखते हैं कि शब्द और अर्थ एक दूसरे को पकड़ते और छोड़ते रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जिंदगी के अनुभव बदलते रहते हैं। यह पढ़कर लगता है कि उनके लिए लिखना सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को समझने की एक बहुत ही ईमानदार और तकलीफदेह प्रक्रिया थी। क्रिया इतनी कठिन और सच्ची है, और इसी आंतरिक संघर्ष के साथ साथ उनके जीवन में एक बाहरी और शायद सबसे बड़ा संघर्ष भी था। हाँ, जिसका जिक्र वे खुलकर करते हैं, और वो था डर। हाँ, 25 जुलाई 1980 की एंट्री पढ़कर एक अजीब सी सहरन होती है। वो लिखते हैं, इधर पता नहीं कितने सालों से मेरे जीवन का केंद्रीय अनुभव लगता है कि डर है। ये पढ़ना बहुत चौंकाने वाला था। एक लेखक जो इतने गहरे विचार लिख रहा है, वो अंदर से इतने गहरे डर में जी रहा था। और ये कोई काल्पनिक या कोई दार्शनिक डर नहीं था, ये बहुत वास्तविक था, जो उनकी बीमारी से उपजा था। वे लिखते हैं, बुरी बुरी बीमारियों का डर। जब भी कोई आदमी बीमार पड़ता है, मुझे डर लगता है कि कहीं इसे कोई भयंकर बीमारी ना लग गई हो, और तब मैं क्या करूंगा। ये डर उनकी अपनी शारीरिक कमजोरी और अनिश्चितता से पैदा हुआ था, और उनके जीवन में स्थायी रूप से बस गया था। यह डर उनके जीवन पर इतना हावी था कि घर से बाहर गए किसी व्यक्ति के लौटने में देर होती तो मन आशंकाओं से घिर जाता। ये तो एक लगातार तनाव और चिंता की स्थिति में जीने जैसा है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ भी उनकी जिजीविषा, उनका जज्बा देखने लायक है। इस डर के बावजूद वे लिखते रहे, रचते रहे। 3 मार्च 1981 की एक एंट्री में वे एक ऐसे आदमी का चित्र खींचते हैं जो अपने को काटता पीटता हुआ दुनिया के आगे एकजुट और साबुत बने रहने की जिजीविषा में हरदम तना हुआ रहता है। ये तो जैसे उनका अपना ही चित्र है, बाहर से शांत और गंभीर, लेकिन अंदर से लगातार संघर्ष कर रहा एक व्यक्ति। हाँ, जो अपनी सारी कमजोरियों और डरों के बावजूद दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा रहना चाहता है। तो क्या ये डर उन्हें तोड़ नहीं रहा था, बल्कि शायद यही उनके लेखन की ऊर्जा का स्रोत था? इस डर से लड़ने की प्रक्रिया ही उनकी रचना थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। बीमारी ने उन्हें शारीरिक रूप से कमजोर किया, लेकिन मानसिक और रचनात्मक रूप से वे और भी मजबूत होते गए। उनका लेखन इसी संघर्ष और डर के बीच से उपजा हुआ अमृत है। तो मलैज की डायरी सिर्फ एक लेखक का रोजनामचा नहीं है, ये संघर्ष, दर्शन और जीने की अदम्य इच्छा की एक जीती जागती मिसाल है। ये सचमुच में एक दहकता हुआ जंगल है, जहां जीवन के हर अनुभव को, चाहे वो खुशी का हो, दर्द का हो या डर का, एक रचनात्मक ऊर्जा में बदला जा रहा था। और उनका भोगा हुआ यथार्थ और रचा हुआ यथार्थ का जो सिद्धांत है, वो हमें ये सिखाता है कि हम सब अपने जीवन के लेखक हैं। हम सिर्फ घटनाओं के भुक्तभोगी नहीं हैं, बल्कि हम अपने अनुभवों को अर्थ देकर, उन्हें शब्द देकर अपनी सच्चाई खुद रचते हैं। मलैज का जीवन और लेखन इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि गहरी से गहरी कमजोरी और डर के बीच भी रचनात्मकता की सबसे मजबूत जड़ें हो सकती हैं। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जो मलैज ने ही हमें दिया है। 20 जून 1978 की एंट्री में वो लिखते हैं, सुरक्षा डायरी में भी नहीं, वहां सिर्फ पलायन है। वो मानते हैं कि डायरी में छिपना कोई समाधान नहीं है। तो फिर सुरक्षा कहाँ है? वो कहते हैं, सुरक्षा अगर कहीं हो सकती है तो बाहर सूरज की रोशनी में, अंधेरे में नहीं। और फिर वो सबसे मजबूत बात कहते हैं, सुरक्षा चुनौती को झेलने में है, लड़ने में, पिसने और खटने में, बचने में नहीं। बचने में नहीं। उनके लिए डायरी छिपने की जगह नहीं, बल्कि लड़ने की तैयारी का मैदान है। वो डायरी में अपने डर को पहचानते हैं, उसे नाम देते हैं, ताकि बाहर की दुनिया में उसका सामना कर सकें। समझ गए। तो एक तरफ प्रकृति को महसूस करने वाली गहरी संवेदनशीलता, दूसरी तरफ यथार्थ को रचने का दर्शन,
और तीसरी तरफ अपने सबसे बड़े डर का सामना करने की हिम्मत। ये सब मिलकर एक बहुत ही जटिल तस्वीर बनाते हैं। इन सब का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसे लेखक को देख रहे हैं जिसके लिए लिखना और जीना ये दो अलग-अलग क्रियाएं थी ही नहीं। अगर आपका कोई सवाल या विचार हो तो कमेंट करें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक फ्रेश और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।